हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन सेल, डीआरडीओ और टाटा स्टील और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ मेटलर्जी। तो ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स पेपर है उसके बेस पे मैंने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कैसेट्राइट इज़ इन ओर ऑफ। तो कैसेट्राइट जो है किसका ओर है? ऑप्शन कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम या टीन। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका टीन। ठीक है, तो कैसेट्राइट का केमिकल फार्मूला होता है SnO और ये आपका टीन का ओर होता है। ठीक है, कॉपर का ओर का एग्जांपल है जैसे चाल्कोपाराइट है, जिंक का आपका स्फेलेराइट है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट या एलुमिना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रोस्टिंग इज़ यूजुअली यूज्ड टू कन्वर्ट। मतलब रोस्टिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्साइड टू सल्फाइड ओर, मतलब ऑक्साइड ओर को सल्फाइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए, कार्बाइड टू ऑक्साइड, सल्फाइड टू ऑक्साइड ओर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सल्फाइड टू ऑक्साइड ओर। ठीक है, तो हम लोग रोस्टिंग क्यों करते हैं? रोस्टिंग हम करते हैं ताकि जो सल्फाइड ओर है ना उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो सल्फाइड ओर है ना उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, उस सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसको आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न होता है रोस्टिंग का। तो रोस्टिंग मतलब ये होता है कि हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, मतलब रोस्टिंग हम क्या करते हैं, ओर को, सल्फाइड ओर को प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू। ऑप्शन है पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी से। ठीक है, पायरोमेटलर्जी से हम इसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं एल्यूमिनियम का। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एल्यूमिना जो ओर होता है एल्यूमिनियम का, इससे आपको अगर इसका पायरोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन करना है तो अगर आप इसका कार्बन के थ्रू रिडक्शन कराओगे ना तो इसमें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे लगभग आपको 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेंड करना किसी फर्नेस में बहुत मुश्किल है ना। कौन सा फ्यूल यूज़ करेंगे इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर रिफ्रैक्टरी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद कॉस्ट जो है ना एल्युमिनियम प्रोडक्शन का वो बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्युमिनियम है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड है, मतलब इससे ऑक्सीजन को अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको पायरोमेटलर्जी के थ्रू एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, ना ही हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू, इसको हम करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी से। ठीक है, इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी रूट में, ये जो एल्यूमिना जो होता है ना उसको क्रायोलाइट जो होता है, एक और इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उसको, क्रायोलाइट में हम इसको क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। उसके बाद इन सब को मिला के एक सेल बनाते हैं, है ना, जिसमें क्रायोलाइट क्या होता है, इसे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं और इसमें एल्यूमिना को घोल देते हैं। फिर एक क्या होता है आपका, दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड और एक कैथोड। तो एल्यूमिनियम यहाँ से निकल के क्या होता है, कैथोड में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट होता है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फंक्शन ऑफ कलेक्टर इन फ्रोथ-फ्लोटेशन। तो जो फ्रोथ-फ्लोटेशन ऑपरेशन होता है ना उसमें जो कलेक्टर होता है उसका क्या फंक्शन, उसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन है यहाँ पे मेक फ्रोथ, मेक और हाइड्रोफिलिक, मेक और हाइड्रोफोबिक या एक्सेलरेट द रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए कलेक्टर का यहाँ पे काम होता है मेक और हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो फ्रोथ-फ्लोटेशन जनरली, देखिए फ्रोथ-फ्लोटेशन जनरली हम सल्फाइड ओर का करते हैं, इसको आप याद रखना, किसका करते हैं, सल्फाइड ओर का। ठीक है, सल्फाइड ओर को गैंग से अलग करने के लिए हम फ्रोथ-फ्लोटेशन प्रोसेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ओर होता है ना उसको हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोफोबिक बनाते हैं। हाइड्रोफोबिक नाम से पता चल रहा है, फोबिक मतलब डर हो जाना, है ना। तो वाटर से जो अट्रैक्ट ना हो, वाटर को जो रिपेल करे, है ना, वैसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो जब हम ओर में कलेक्टर डालते हैं, जैसे कि जैंथेट उसका एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है सोडियम जैंथेट। ये क्या कर देता है, ये सल्फाइड ओर के इसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, कि इसमें सरफेस में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और ये क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है ना, वाटर को दूर फेंकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब फ्रोथ-फ्लोटेशन होता है ना, जब झाग बनता है तो झाग इसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि झाग में क्या होता है, एयर होते हैं,
झाग में क्या होता है, एयर होता है, तो झाग को अट्रैक्ट कर लेता है और ये झाग के साथ क्या क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है ये और गैंग मटेरियल क्या है जो हाइड्रोफोबिक नहीं रहते ना, वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोरोफोरेशन ऑपरेशन काम करता है। ठीक है, तो कलेक्टर का काम क्या है, सल्फाइड ओर के सरफेस को हाइड्रोफोबिक बनाना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ नॉट ए कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस इन ओर ड्रेसिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे जिगिंग, हेवी मीडिया सेपरेशन, टेबलिंग या क्रशिंग। तो राइट आंसर है यहाँ पे क्रशिंग। ठीक है, तो क्रशिंग एक कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम ओर को गैंग से अलग करते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम ओर को गैंग से अलग करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस। तो इन तीनों में सेम क्या वही काम किया जाता है। लेकिन क्रशिंग में क्या होता है, क्रशिंग में तो हम क्या करते हैं, केवल जो बड़े ओर्स होते हैं ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आता है कम्युनिकेशन के अंदर। क्रशिंग ऑपरेशन को बोलते हैं कम्युनिशन। ठीक है, ये टर्म याद रखना, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। तो कम्युनिशन के अंदर आता है आपका क्रशिंग, ग्राइंडिंग वगैरह, और कॉन्सेंट्रेशन में ये तीनों आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड स्लैग। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अच्छे स्लैग की नहीं है ना। ठीक है, तो अच्छे स्लैग में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है लो विस्कोसिटी, लो एक्टिविटी ऑफ इम्प्योरिटीज़, हाई फ्लूइडिटी या रिएक्ट विथ रिफ्रैक्ट्री। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा रिएक्ट विथ रिफ्रैक्ट्री। ठीक है, तो अच्छे स्लैग को रिफ्रैक्ट्री के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्ट्री से रिएक्शन करेगा ना तो रिफ्रैक्ट्री क्या हो जाएगा, जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो आपको फिर रिफ्रैक्ट्री को चेंज करना पड़ेगा बार बार, फर्नेस की रिफ्रैक्ट्री को। तो इससे क्या होगा, पैसा लगेगा, टाइम भी उसमें जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, और जो बाकी जो तीन है ना वो अच्छी क्वालिटी है, अच्छी चीज़ को बता रहे हैं। जैसे लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, स्लैग की विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, मतलब स्लैग जो है वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ठीक है, और हाई फ्लूइडिटी मतलब आसानी से बहना चाहिए। ठीक है, और लो एक्टिविटी ऑफ इम्प्योरिटी, और जो इम्प्योरिटी जो होती है ना स्लैग में जाके उसकी एक्टिविटी कम हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्लैग में इम्प्योरिटी की एक्टिविटी बढ़ गई तो वो मेटल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्लैग में आपका सिलिका जा रहा है SiO2, तो अगर इसकी एक्टिविटी अगर ज़्यादा रही स्लैग में तो वही सिलिकॉन बन के वापस से मेटल में आ जाएगी। ठीक है, तो एक्टिविटी जो है इम्प्योरिटी की वो कम होनी चाहिए स्लैग के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच एलिमेंट हैज़ BCC स्ट्रक्चर। हाँ, इनमें से कौन सा एलिमेंट्स का BCC स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है क्रोमियम, टंगस्टन, नायोबियम और वेनेडियम। दूसरा ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एंड गोल्ड। तीसरा ऑप्शन है जिंक, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, तो क्रोमियम, टंगस्टन, नायोबियम और वेनेडियम, इन सब का स्ट्रक्चर क्या होता है, BCC होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल और गोल्ड, इसका आपका क्या होता है, FCC होता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या होगा इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। जिंक, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम का क्या होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन HCP। तो HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 6। तो राइट आंसर है यहाँ पे 6। ठीक है, 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है HCP में। ठीक है, BCC में कितना होता है भाई, BCC में आपका होता है 2। FCC में कितना होता है, FCC में होता है 4। और सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, इसमें होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल डिफेक्ट इन क्रिस्टल। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल डिफेक्ट इसमें से कौन है। ऑप्शन है डिसलोकेशन, वैकेंसी, ग्रेन बाउंड्री या ब्लो होल्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए 2 डायमेंशनल डिफेक्ट किसको बोलते हैं। 2 डायमेंशनल मतलब ये बोल रहा है सरफेस डिफेक्ट। ठीक है, सरफेस डिफेक्ट को 2 डायमेंशनल डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल या सरफेस डिफेक्ट है ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ग्रेन बाउंड्री, इसको सरफेस डिफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा जो डिसलोकेशन है वो आपका लाइन डिफेक्ट है। ठीक है, डिसलोकेशन आपका क्या है, लाइन डिफेक्ट है, इसको 1 डायमेंशनल डिफेक्ट भी बोला जाता है। वैकेंसी आपका क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है, जिसको 0 डायमेंशनल डिफेक्ट भी बोलते हैं। और ब्लो होल्स आपका क्या है, ब्लो होल्स 3 डायमेंशनल डिफेक्ट है, जिसको वॉल्यूम डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिसलोकेशन लाइन इज पैरेलल टू बर्जर वेक्टर इन। ठीक है, तो डिसलोकेशन लाइन और बर्जर वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं किस केस में, एज डिसलोकेशन में,
स्क्रू डिसलोकेशन में, दोनों में, या किसी में ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर है आपका स्क्रू डिसलोकेशन, है ना। तो स्क्रू डिसलोकेशन में डिसलोकेशन लाइन और बर्जर वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। एज डिसलोकेशन में क्या होता है, एज में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस एज डिसलोकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटेक्टिक रिएक्शन अकर्स एट। तो यूटेक्टिक रिएक्शन कब होता है, कौन से टेम्परेचर में होता है? ऑप्शन है 723, 1147, 1494 या 1539 डिग्री सेल्सियस। तो यूटेक्टिक रिएक्शन किस टेम्परेचर में होता है? मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग बताइए कमेंट करके कि किस टेम्परेचर में होता है, ठीक है। और इसमें क्या चेंज आता है इसको भी बताइए, यूटेक्टिक रिएक्शन में, है ना, क्या चेंजेस आते हैं, ये रिएक्शन कैसे होता है ये भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बन परसेंटेज इन सीमेंटाइट इज़। तो सीमेंटाइट में कितना कार्बन परसेंट होता है? ऑप्शन है 2%, 0.8%, 0.025% या 6.67%। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे होगा 6.67%, ठीक है। जो सीमेंटाइट का फॉर्मूला है आपका, इसको आयरन कार्बाइड बोलते हैं, Fe3C। इसमें 6.67% क्या होता है, कार्बन होता है, और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एनहेलिंग ऑफ यूटेक्टॉइड स्टील रिजल्ट्स विच फेज। मतलब यूटेक्टॉइड स्टील का अगर हम एनहेलिंग करते हैं तो हमें कौन सा फेज मिलता है? ऑप्शन है कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, बैनाइट या मार्टेनसाइट, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा कोर्स परलाइट, ठीक है। तो यूटेक्टॉइड स्टील मतलब 0.8% कार्बन वाले स्टील को जब हम एनहेलिंग प्रोसेस करते हैं, एनहेलिंग में हम क्या करते हैं, एनहेलिंग में हम करते हैं फर्नेस कूलिंग, मतलब बहुत स्लो कूलिंग करते हैं। तो स्लो कूलिंग जब हम करते हैं ना तो हमको मिलता है कोर्स परलाइट, ठीक है। इसके अलावा जब नॉर्मलाइजिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग में हम करते हैं एयर कूलिंग, है ना। सिंपल मेटल को फर्नेस से निकाल के हवा में छोड़ देते हैं, है ना, एयर कूलिंग करते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें हमको मिलता है फाइन परलाइट, ठीक है। इसके अलावा हार्डनिंग प्रोसेस जब हम करते हैं, जब मेटल को क्वांच कर देते हैं तो कौन सा फेज मिलता है? तब हमको मिलता है मार्टेनसाइट, ठीक है। इन सबको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज इज़ नॉट ए मिक्सचर ऑफ टू फेज। तो इनमें से कौन सा फेज जो है वो दो फेज का मिक्सचर नहीं है? ऑप्शन है बैनाइट, मार्टेनसाइट, परलाइट या लेडोबोराइट। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका मार्टेनसाइट, ठीक है, क्योंकि बाकी जो फेजेस है ना वो मिक्सचर है दो अलग अलग फेजेस का। जैसे बैनाइट आपका मिक्सचर है फेराइट और सीमेंटाइट का, है ना। बेनाइट और परलाइट दोनों का दोनों मिक्सचर है आपका फेराइट और सीमेंटाइट का। तो जो बेनाइट और परलाइट जो होता है ना वो आपका मिक्सचर होता है फेराइट और सीमेंटाइट का, ठीक है। बस इसमें अंतर आपका क्या होता है कि जो बेनाइट होता है ना वो नॉन लैमिनर मिक्सचर होता है, और जो परलाइट होता है वो लैमिनर मिक्सचर होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। और लेडोबोराइट जो है ना वो होता है आपका ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर, ठीक है। ये लेडोबोराइट का होता है ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर, ठीक है। और जो ये जो परलाइट होता है ना वो यूटेक्टॉइड रिएक्शन से आपको मिलता है ना। वहाँ पे गामा जो है सीधे परलाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और लेडोबोराइट जो है ना आपको यूटेक्टिक रिएक्शन से मिलता है, वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड जो है ना वो डायरेक्टली लेडोबोराइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्वांचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन, ठीक है। तो क्वांचिंग किसमें ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, या जिसमें ज़रूरत नहीं होता है क्वांचिंग के? ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट राइडिंग या फ्लेम हार्डनिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर है नाइट राइडिंग, ठीक है। जो नाइट राइडिंग हीट ट्रीटमेंट में हमको क्वांचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो चारों जो ऑप्शन है आपका सरफेस ट्रीटमेंट का, सरफेस हार्डनिंग का ऑप्शन है, ठीक है। चारों से हम क्या कर सकते हैं, मेटल के सरफेस को हार्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना कार्बोराइजिंग में हम क्या करते हैं, कार्बन को डिफ्यूज़ कराते हैं मेटल सैंपल में, मेटल जैसे सैंपल है इसके सरफेस में हम कार्बन को डिफ्यूज़ करा देते हैं, तो सरफेस में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब हम इसको क्वांचिंग करते हैं ना तो सरफेस में आपका मार्टेनसाइट बन जाता है, सेंटर में नहीं बन पाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, इसमें किसी की मात्रा तो नहीं बढ़ाते हैं, बस मेटल सैंपल को इतना जल्दी हीट करते हैं ना कि इसका सरफेस केवल हीट हो पाता है, ठीक है। इतना फास्ट हीट करते हैं कि सरफेस हीट हो पाता है और इंटीरियर हीट नहीं होता है, इतने कम समय में हीट किया जाता है। फिर हीट करके तुरंत इसको क्या कर देते हैं, क्वांचिंग कर देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस का टेम्परेचर ही केवल बढ़ा था, तो यहाँ पे सरफेस में ही मार्टेनसाइट मिलेगा, ठीक है। ये सेम इंडक्शन और फ्लेम हार्डनिंग दोनों में होता है, इतना फास्ट हीटिंग करते हैं कि सरफेस आपका ऑक्साइड बन जाता है और इसको तुरंत क्वांचिंग कर देते हैं, तो सरफेस में आपको मिल जाता है मार्टेनसाइट, ठीक। और सेंटर में आपको वही परलाइट फेज रहता है ना। नाइट राइडिंग में क्या करते हैं, मेटल के सैंपल
जो मेटल रहता है इसके सरफेस में नाइट्रोजन को डिफ्यूज़ कराते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, आयरन के साथ मिलके आयरन नाइट्राइड ये सब बना लेता है। तो जो आयरन नाइट्राइड होता है ना, वो अपने आप में बहुत हार्ड फेज होता है, तो यहाँ पे आपको क्वांचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ दिस इज ए बेसिक ऑक्साइड। तो इसमें से बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एफीओ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है SiO2, MnO या P2O5। थर्ड ऑप्शन है Al2O3, Cr2O3 या ऑल ऑफ दिस या सभी इसमें बेसिक ऑक्साइड है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एफीओ, ये तीनों क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि स्टील मेकिंग और आयरन मेकिंग में हम कौन सा फ्लक्स यूज़ करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फ्लक्स। जैसे लाइम है, डोलोमाइट है, तो यही है, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, डोलोमाइट मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम एज ए फ्लक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एज ए फ्लक्स यूज़ करते हैं क्योंकि जो गैंग होता है ना वो एसिडिक होता है। गैंग में क्या क्या होता है आपका, ये सब होता है, सिलिका, MnO, ये सब गैंग में होता है, P2O5। तो ये एसिडिक है गैंग, है ना। तो इसको स्लैग बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है, बेसिक ऑक्साइड ऐड करना पड़ता है। तो एसिड के साथ बेसिक मिलके क्या बना लेता है, आपका स्लैग बना लेता है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, विच इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इसमें से कौन सा जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन है एंट्रोपी, एंथैल्पी, वॉल्यूम या टेम्परेचर। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका मतलब बता दूँ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पे डिपेंड ना करती हो वैसी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रोपी है, एंथैल्पी है ना, ये सब क्या है, ये मास पे डिपेंड करते हैं। मास जितना ज़्यादा होगा ना, एंथैल्पी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, वही वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा आपका मास पे। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये होगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बाकी तीन जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सब डिपेंडेंट ऑन मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड फॉर एवरी इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब वो कौन सा लॉ ये बोलता है कि किसी भी इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ती है। ठीक है, मतलब कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो उससे एंट्रोपी बढ़ेगी। ये कौन सा लॉ बोलता है। ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड या जीरोथ लॉ। तो राइट आंसर है आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये चीज़ बोलता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ आपका बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी कन्वर्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को आप केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, आप इसको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये बोलता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लॉ का कुछ लिमिटेशन होता है। जैसे फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है, या एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल है कि नहीं। ये तो बता देता है कि हाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होगा आपका, लेकिन ये नहीं बताता है कि कब ट्रांसफ़र होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि गर्म पानी कभी भी अपने आप और गर्म नहीं हो सकता है ना, वो ठंडा ही होगा। अगर आपको उसको और गर्म करना है तो आपको गैस में उसको रखना पड़ेगा, तब जाके और गर्म होगा। ठीक है, तो एनर्जी किधर फ्लो करेगा, फ्लो का डायरेक्शन नहीं बताता फर्स्ट लॉ। तो ये कौन बताता है, आपका सेकंड लॉ बताता है। तो सेकंड लॉ यही बोलता है कि कोई रिएक्शन जो अपने आप हो रहा है उसमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, ये बोलता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर इज कॉल्ड। ठीक है, ये मटेरियल या मेटल की बात कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर, ये किस प्रॉपर्टी को बता रहा है, हार्डनेस को, स्ट्रेंथ को, फटीग को या टफनेस को। तो राइट आंसर है यहाँ पे टफनेस। ठीक है, तो मेटल टूटने से पहले जितना एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा ना, उसका टफनेस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, या बोल सकते हो किसी मेटल को तोड़ने के लिए आपको जितना मतलब एनर्जी उसमें देना पड़ रहा है उसको तोड़ने के लिए, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, टफनेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेकिंग इज स्टार्टेड एट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात हो रही है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में नेकिंग कहाँ पे होता है। तो आपको देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअली में ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा बनता है, इधर होता है स्ट्रेस और इधर होता है आपका स्ट्रेन। तो नेकिंग कहाँ पे जनरेट होता है, सैंपल में जब हम लोड लगाते हैं। तो याद होगा आपको, जब हम सैंपल में लोड लगाते हैं तो सैंपल का क्या होता है, लेंथ बढ़ता है और डायामीटर क्या होता है, कम होते जाता है। तो एक पॉइंट में आके उसमें नेकिंग चालू हो जाता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, उसमें नेकिंग चालू हो जाता है। ठीक है, और फिर उसी नेकिंग के पास से वो मटेरियल
फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे है यील्ड पॉइंट पे, यूटीएस पे मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, फ्रैक्चर पॉइंट पे, या नॉन ऑफ दिस। तो नेकिंग इस चारों में से कहाँ पे होता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे यूटीएस पे। ठीक है, यूटीएस कहाँ पे होता है? मैक्सिमम लोड कहाँ पे है आपका? यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे ही आपका नेकिंग स्टार्ट होता है, यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट होता है इस पॉइंट पे। उसके बाद ये कर्व नीचे क्यों आता है? क्योंकि नेकिंग के कारण ही नीचे आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे लोड दोगे ना, लेंथ उसका बढ़ रहा है, तो जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो नेकिंग स्टार्ट होगा तो पर्टिकुलर उस जगह पे एरिया कम हो जाएगा। ठीक है ना? एरिया कम हो गया मतलब मेटल की लोड सहने की क्षमता कम हो गई, है ना? एक्चुअल में अगर देखा जाए ट्रू सेंस पे, तो एक्चुअली में वो डायमीटर कम होने के कारण ये ग्राफ क्या होता है? नीचे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर कम हो जाता है, इसके कारण ये ग्राफ नीचे जाता है, फिर यहाँ पे आके वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो नेकिंग कहाँ पे होता है? यूटीएस पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आगे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताइए। ओके, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल।